नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, एक ऐसा बुलेटिन जिसमें लेते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की पूरी खबर और असल खबर क्या है तह तक पहुंचते हैं। चलिए आज की सबसे बड़ी खबर से डिकोड की शुरुआत करते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में पूरे देश की नजर है क्योंकि ये एक बड़ा ही विवाद बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे सुलझाने के लिए अब सभी पक्ष कोर्ट में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई शुरू हुई और साथ ही साथ एएसआई ने सर्वे की शुरुआत की, लेकिन अब एएसआई के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगा दी है। क्यों ऐसा हुआ है, क्या हुआ है कोर्ट में, देखिए जरा रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई यानी आज वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे को लेकर अहम बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है और कहा है कि 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक सर्वे का काम न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस दौरान मस्जिद कमेटी चाहे तो वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में जा सकती है। वाराणसी की अदालत ने मस्जिद में एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा अफ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि ये रोक रहनी है कि नहीं रहनी है, ये ऑर्डर सही है कि गलत है। सुप्रीम कोर्ट में 24 जुलाई को जब सुनवाई शुरू हुई तब एएसआई की टीम ज्ञानवापी में सर्वे कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत वहां पर किसी भी तरह की खुदाई पर रोक लगा दी और थोड़ी ही देर बाद आसपास के इलाके पर भी सर्वे पर 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक रोक लगा दी है। तो 21 जुलाई को हमने आपको डिकोड करके बताया था वाराणसी कोर्ट में जो कुछ हुआ, लेकिन वाराणसी जिला कोर्ट के बाद जिस साइंटिफिक सर्वे की अनुमति मिली थी उस मामले पर मुस्लिम पक्ष की दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की और सर्वे पर 2 दिन यानी 26 जुलाई शाम 5 बजे तक का स्टे दे दिया। आज इसी विषय को डिकोड करते हैं और उसके 2 खास पहलू हैं, दोनों को एक एक करके समझें। पहली बात, आज का आदेश। अब 26 जुलाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। आगे हिंदू पक्ष भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैविएट दाखिल कर चुका है ताकि अगर मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोई सुनवाई होती है तो हिंदू पक्ष की दलील को भी सुना जाए, उन्हें बिना सुने कोई फैसला न लिया जाए। अब जरा ज्ञानवापी मामले का विवाद कहां से शुरू हुआ इसको भी फिर समझते। दरअसल हिंदू पक्ष का यह दावा है कि वहां मस्जिद नहीं है, बल्कि मस्जिद पहले से स्वयंभू आदि विश्वेश्वर के मंदिर के ऊपर बनवाई गई बाद के सालों में। वजू खाने में दिख रहा एक जो स्ट्रक्चर है वो वास्तव में एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि वो फव्वारा है। एएसआई सर्वे कराए तो ऐतिहासिक सच सामने आएगा, ये हिंदू पक्ष की दलील। इसी पर सर्वे हो रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वहां मस्जिद है जो किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़कर नहीं बनाई है। सर्वे हुआ तो स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचेगा जो उन्हें मंजूर नहीं, इसीलिए सर्वे पर रोक लगाई जाए, जिसको लेकर के अब एक बार पुनः वाराणसी कोर्ट के खारिज करने के बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा है। मस्जिद के वजूखाने में 2.5 फीट ऊंचा एक गोलाकार आकृति है जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग मानता है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि फव्वारा है। परिसर का विवादित हिस्सा यही है जिस पर मूलतः सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। 29 अगस्त को इस मामले में सुनवाई होगी जो विवादित स्थल माना जा रहा है शिवलिंग का हिस्सा। वाराणसी कोर्ट ने फिलहाल विवादित हिस्से या शिवलिंग की जांच की इजाजत नहीं दी थी, जबकि हिंदू पक्ष पूरे हिस्से की जांच की मांग पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद पर यह विवाद काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी मस्जिद से जुड़ा है। इसकी पिछली दीवार के ऊपर कुछ हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक है, त्रिशूल है, डमरू है, कमल चिन्ह है और इसके बाद यहाँ दोनों पक्षों के दावे आपने सुने। चलिए बहरहाल देखेंगे कि इस पूरे मामले पर आगे क्या होता है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि अब जो भी होगा हाईकोर्ट से शुरू होगा, वो वापस से इस पर विचार करेगा और 26 तक इंतजार करना पड़ेगा। वापस 29 तारीख के सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी देश की नजर आएगी। राजस्थान और राजस्थान की खबरें इन दिनों देश की सियासत में छाई हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें से एक राजस्थान भी है। पहले 4 लोगों को जिंदा जलाने का मामला, फिर विधानसभा के भीतर गहलोत सरकार के मंत्री का अपनी सरकार के खिलाफ बोलना। ऐसा क्यों हुआ, सुने, देखें जरा। राजस्थान विधानसभा में आज जमकर हंगामा हुआ। अपनी सरकार के खिलाफ बोलने वाले राजेंद्र गुढ़ा को मंत्रिमंडल से तो बाहर कर ही दिया गया था, लेकिन जिस लाल डायरी का जिक्र राजेंद्र गुढ़ा बार बार कर रहे थे, जब वो इसे लेकर विधानसभा के अंदर पहुंचे और स्पीकर सीपी जोशी के सामने अपनी लाल डायरी लहराने लगे तो सदन में हंगामे की स्थिति बन गई।
गूढ़ा यहीं नहीं रुके, उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल का माइक नीचे कर दिया। इस बीच कांग्रेस विधायक रफीक और गूढ़ा के बीच धक्का मुक्की हो गई और हाथापाई भी हुई। धक्का मुक्की और मारपीट के हालात बन गए। इस पर स्पीकर सीपी जोशी को विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही है। मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घसीट के बाहर निकाला। दरअसल राजेंद्र गूढ़ा अपनी सरकार के विधायकों और मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और सदन में सरकार के खिलाफ बोलने के बाद ही उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया है। मंत्रियों का इनका नाक को टेस्ट कराओ। चलिए, इस खबर के भी दो पहलू हैं, दोनों आपके सामने रखते हैं। जरा इन दिनों चर्चा में राजेंद्र गूढ़ा और उनकी लाल डायरी है, इसके बारे में जानते हैं। उनके सियासी सफर, गहलोत से उनकी दूरियां क्यों बनी, इसको डिकोड करते हैं। इन सब को लेकर गूढ़ा पिछले कुछ दिनों से लगातार हेडलाइंस में बने हुए हैं, सुर्खियां बनाते हैं। पहले बात उस लाल डायरी की कर लेते हैं जिसका जिक्र बार बार गूढ़ा कर रहे थे, आपने इस रिपोर्ट में भी देखा। इसका जिक्र पहली बार राजेंद्र गूढ़ा ने सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा में किया था और कहा था कि उनके पास बीजेपी विधायकों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए करोड़ों रुपए का पूरा हिसाब है, सबूत है। किस किस बीजेपी एमएलए को कितने पैसे दिए गए उनको पता है। उन्होंने राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक खरीद फरोख्त का जिक्र करते हुए ये दावा किया कि उनकी लाल डायरी में 100 से 200 करोड़ रुपए का एक एक पैसे का हिसाब है। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने 3 सीटें जीती, जबकि बीजेपी को मात्र 1 सीट मिली थी। कांग्रेस को तीसरी सीट जीतने में एक बड़ा मोड़ तब आ गया था जब एक बीजेपी विधायक ने क्रॉस वोट कर दिया और इसी के सहारे राज्यसभा की तीसरी सीट कांग्रेस जीत गई। इसको लेकर गूढ़ा खरीद फरोख्त के आरोप लगा रहे हैं और उसी का हिसाब अपनी लाल डायरी में बता रहे हैं। अब दूसरा पहलू, गहलोत के बेहद करीबी रहे गूढ़ा। रसगुल्ला खिलाकर बसपा से कांग्रेस पार्टी में खुद उनको लाया गया था, जिन्होंने खुद साथ मिलकर बीएसपी विधायकों को कांग्रेस में शामिल करवाया था। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो अब अपनी लाल डायरी कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं? दरअसल राज्य मंत्री गूढ़ा कैबिनेट मंत्री नहीं बन पाए, इस बात की टीस उनको है, बड़े नाराज हैं। इसके अलावा पायलट के साथ जो उनकी कुर्बत रही है, करीबी रही, वो भी उनको गहलोत और मंत्रिमंडल से दूर करती रही। चलिए, अब आने वाले वक्त में क्या गूढ़ा के इस प्रकरण में, लाल डायरी में सच वाकई जनता के सामने आएगा? क्योंकि ऐसी डायरी लगातार इस्तेमाल की जाती है दबाव बनाने के लिए, लेकिन उसका सच खुलकर कभी सामने आता नहीं, आता है तो माना नहीं जाता। अब आते हैं मॉनसून सत्र के तीसरे दिन के पूरी कार्यवाही पर, जो हंगामेदार रहा है। पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को सदन में सुनना चाहता है, वो भी उस मामले पर जिस पर सारा देश चल रहा है, उबल रहा है, वो है मणिपुर का मसला। देखिए रिपोर्ट। संसद के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके चलते 2 बार सदन की कार्यवाही रोकनी पड़ी। राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर सभापति जगदीप धनखड़ से बहस कर रहे आप सांसद संजय सिंह को बाकी मानसून सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें सस्पेंड करने का प्रस्ताव लाया, जो ध्वनि मत से पारित हो गया। जगदीप धनखड़ ने सदन के कामकाज को लेकर सभी दलों के नेताओं की मीटिंग बुलाई है। विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के दोनों सदनों में मणिपुर मामले पर बयान दें। चेयरमैन साहब से दरख्वास्त कर रहे थे, निवेदन कर रहे थे कि मणिपुर पर बहस कराइए और हमें बात बोलने दीजिए। माननीय सांसद संजय सिंह जी चेयरमैन साहब के पास जाने का प्रयास करते हुए उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। उस समय लीडर ऑफ द हाउस ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, सस्पेंशन मोशन मूव करते हुए उन्हें सस्पेंड करा दिया। वहीं बीजेपी नेता कह रहे हैं कि वे संसद में चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। लेकिन आज आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जिस प्रकार का वेल में जाकर हंगामा करना शुरू किया कि मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा है पूरे कार्यकाल के लिए, और जिस प्रकार से हंगामा कर रहे थे, तो एक अच्छा निर्णय है। मणिपुर में 2 महिलाओं को नग्न कर सड़क पर घुमाने और फिर गैंगरेप करने का मामला और इससे जुड़ा एक वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तब से लेकर अब तक विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है।
सदन के तो सवाल तो ये उठता है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो देश के जो मंत्री हैं, जिम्मेदार गृह मंत्री, अगर वो इस पर जवाब सदन में देते हैं तो भला विपक्ष को इस पर क्या आपत्ति। चलिए जरा इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, इस पूरे मामले को डिकोड करते हैं। आइए देखते हैं कि इस पूरे मसले के पीछे प्रधानमंत्री से ही क्यों वक्तव्य चाहता है विपक्ष। मणिपुर मामले में विपक्ष लीड लेने में जुटा हुआ है। इस मौके पर पूरी तरह से वो इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहता। विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी को सदन में घेरना चाहते हैं, इसीलिए विपक्ष की चाहत है कि मणिपुर पर सदन में पीएम मोदी ही बोलें। दरअसल मणिपुर में बीजेपी सरकार फेलुअर रही है और ये बात सबके सामने आ चुकी है। एन बीरेन्द्र सिंह तो फेल साबित हुए ही, उन पर कोई एक्शन न लेकर पीएम से लेकर बीजेपी भी आलोचना का शिकार हो रही है। उस पर प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ राजस्थान के मुख्यमंत्री को पिछले दिनों जो नसीहत देने वाला बयान था, उसने विपक्ष को मौका दिया और इसे घोर सियासी टिप्पणी बताकर विपक्ष ने सारे देश में प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में भी हमने इससे जुड़ा प्रदर्शन देखा है। मोदी और अमित शाह की नीतिगत हार मणिपुर के मामले को बताया जाता है, इसीलिए विपक्ष चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में बोलें और विपक्ष मिलकर सरकार को घेरे। वैसे पीएम विपक्ष को संकेत दे चुके हैं पहले कि अगर उनसे मणिपुर के मामले पर उलझा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा तो राजस्थान, बंगाल, दिल्ली, पटना, पंजाब, हर उस जगह का जिक्र छिड़ेगा जहां इस तरह की या इससे मिलती जुलती कोई भी घटना घटी हो जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत दिखाती हो। चलिए आते हैं, देखते हैं इस पूरे मामले पर कौन जवाब देता है और विपक्ष कितना सहमत होता है। चुनाव से पहले दलित और आदिवासियों को साधने बीजेपी या कांग्रेस दोनों जुटी रहती। सीधे पेशाब कांड के बाद मध्य प्रदेश में छतरपुर का मैला कांड सुर्खियों में। एक रिपोर्ट देखिए। एमपी में सीधी पेशाब कांड के बाद छतरपुर जिले में मैला कांड सामने आया है। छतरपुर के महाराजपुर के बिकोरा में दो दोस्तों के बीच विवाद हो गया। मामले में अनुसूचित जाति वर्ग के मजदूर के ऊपर मैला फेंकने की घटना सामने आई। पुलिस ने केस दर्ज भी कर लिया, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि एमपी में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की दर ज्यादा है, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें कांग्रेस शासित राजस्थान की याद दिलाई। सबसे ज्यादा अपराध कहीं घटित हो रहे हैं तो वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में हो रहे हैं, नंबर 1। और छत्तीसगढ़ में जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दलितों के, आदिवासियों के जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बन रहे हैं। क्या साधेंगे जातिगत समीकरण? इनके पास क्या जवाब है बलात्कारों को लेकर? इनके पास क्या जवाब है कानून व्यवस्था को लेकर? इनके पास क्या जवाब है बेरोजगारी को लेकर? इनके पास क्या जवाब है माफियाओं के राज को लेकर? एमपी में आदिवासियों, दलितों को साधने के लिए दोनों दल एक दूसरे पर सियासी वार पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। तो चुनावी साल में दलितों और आदिवासियों के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है और क्यों होता है इस बात को एक बार फिर समझें, चुनावी नजरिए से भी और मानवीय दृष्टिकोण से भी। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटें, पहले जरा चुनावी गणित ही समझ लें। 35 सीटें हैं जो एससी वर्ग के लिए रिजर्व है और प्रदेश में 15.6% दलित वोटर्स भी आते हैं। एसटी वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश विधानसभा की 47 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और तकरीबन 22% आदिवासी वोट हैं। यानी एससी और एसटी दोनों वर्गों को मिला लिया जाए तो 82 सीटें। दोनों दल ये बात समझते हैं कि इन वर्गों के सहयोग के बिना सत्ता में कोई भी रह नहीं सकता। जाहिर है कोई भी दल इनके खिलाफ अपनी छवि को बनने देना नहीं चाहता। अब जरा आरोपों की बात देखें। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मध्य प्रदेश में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार सर्वाधिक है। एनसीआरबी के आंकड़े भी रखे और एनसीआरबी के जिन आंकड़ों का बार बार जिक्र होता है जरा उनकी सच्चाई भी समझ लें। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के साथ अपराध में यूपी अव्वल है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है और मध्य प्रदेश तीसरे पायदान पर है। सीधी का पेशाब कांड मध्य प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी करा चुका है, बीजेपी लपेटे में आ चुकी है। अब मैला कांड ने भी सरकार को सवालों के घेरे में ला दिया, लेकिन बीजेपी ने राजस्थान में 4 लोगों को जिंदा जलाने का मामला याद दिलाया प्रदेश में। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनने का मुद्दा, नग्न दौड़ का मामला, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के 3000 दलितों के घर जलाने का मामला, इन सब पर घेरने की तैयारी बीजेपी भी कर रही। चलिए, लेकिन इतना तय है कि इन सारे मामलों के बावजूद क्या कोई भी दल इस बात से इनकार कर सकता है जहां उनकी सरकार है वहां दलितों पर अत्याचार होते क्यों हैं? आप अपना छोड़ के दूसरों के दाग दिखाकर अपने दाग से बच सकते हैं क्या?
अब कर्मचारियों के हित से जुड़ी खबर। पीएफ खाता धारकों के लिए अच्छी खबर आई। ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन ने 8.15% ब्याज दर को मंजूरी दे दी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिकोड करते हैं। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट पर 8.15% ब्याज को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ ने मार्च में ब्याज दरें 0.05% बढ़ाने की सिफारिश की थी। यानी अगर आपके 1 लाख रुपए जमा है तो इस पर साल में 8,150 रुपए का ब्याज मिलेगा। ईपीएफओ ने आज इसका ऑर्डर जारी किया। आपको बता दें कि देश के 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी पीएफ के दायरे में आते हैं। ईपीएफओ एक्ट के तहत कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% पीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12% कंट्रीब्यूशन में से 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% पेंशन स्कीम में जाता है। पीएफ में ब्याज दर के फैसले के लिए सबसे पहले फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी की बैठक होती है। ये इस फाइनेंशियल ईयर में जमा हुए पैसों के बारे में हिसाब देती है, जिसके बाद ये दरें लागू की जाती हैं। तो मौजूदा व्यवस्था को आपने इस पैकेज में समझा और इतना भी जान लिया कि मामूली सी बढ़त है। देश भर के कर्मचारियों से जुड़े बड़े ऐलान के तहत ईपीएफओ ने 24 जुलाई को ब्याज दर से जुड़ा ये सर्कुलर जारी कर दिया है। आज हम पीएफ खाते की व्यवस्था के इतिहास को भी आपके साथ साझा करते हैं। जरा समझें कर्मचारियों के साथ अब तक किस तरीके से ईपीएफओ की ब्याज दर बढ़ी। पहली बात, सरकार ने ईपीएफओ खाताधारकों को 8.25% की दर से ब्याज को मंजूरी दी, 8.15। ये बढ़त मामूली, लेकिन अगर आपके खाते में बड़ी राशि पीएफ के तौर पर जमा है तो ये मामूली बढ़त भी हजारों में बनती है। इसलिए सबने इसको दिन भर कैलकुलेट किया है। आजादी के बाद ईपीएफओ ने 1952 में 3% ब्याज दर से शुरुआत की थी, जहां कर्मचारियों की बचत शुरू हुई। फिर साल बढ़ते गए, अंश के तौर पर रकम बढ़ती चली गई, पीएफ पर ब्याज भी बढ़ा, लेकिन उससे कहीं अधिक महंगाई भी बढ़ी और हमेशा नाकाफी लगा। 1972 में पहली बार पीएफ ब्याज दर दोगुनी हुई, 6% पर आई। फिर 84 में 10% के ऊपर गई। पीएफ धारकों को सर्वाधिक ब्याज दर 12% 1989 से 1999 10 साल तक मिली और ये हर लिहाज से कर्मचारियों का सबसे बेहतर काल देश में माना जाता है। कई इसके रीजन बताए जाते हैं। इसके बाद से जो ब्याज दर है, इसके बाद से लगातार उसमें गिरावट आई है। 1999 के बाद ब्याज दर कभी भी 10% के स्तर तक पहुंच नहीं पाई। 2001 के बाद हमेशा ये 9.5% के नीचे रही। बीते 7 साल में देखें तो 8.5% या उससे भी कम रही। चलिए, अब जितनी भी है ये बचत के तौर पर है, कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर। अब आखिर में बात उस तस्वीर की जिसने आज सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जिसमें कुछ लोगों की जान की कीमत महज 30 रुपए दिखी। देखें जरा। एक जान की कीमत कितनी होती होगी? आप सोच रहे होंगे ये कैसा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब दंतेवाड़ा के मलगरे इलाके में 30 रुपए है। एकदम ठीक सुना आपने, सिर्फ 30 रुपए। चलिए आप पहले ये तस्वीर देखिए। उफनता नाला, कुछ लोगों के कंधे पर सवार चंद लोग और उफनती नदी के बीचों बीच अपने कंधे पर एक एक शख्स को लाद कर नाला पार करते ये हैं दंतेवाड़ा के स्थानीय लोग। आपदा कुछ लोगों के लिए परेशानी लेकर आती है तो कुछ लोगों के लिए अवसर। दंतेवाड़ा के मलगरे इलाके में जब पानी भर जाता है तो वहाँ कुछ लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, लेकिन ये रोजगार के अवसर पूरे सिस्टम के लिए शर्मिंदगी है, क्योंकि पानी बढ़ जाने से जब लोग नाला पार नहीं कर पाते तब 30 रुपए देकर कुछ लोग उन्हें नाला पार करवाते हैं, अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर। हर बारिश के मौसम में ये नाला ऐसे ही उफान पर होता है, लेकिन विकास के तमाम दावे जो कागजों और विज्ञापनों में दिखते हैं उनका जमीन पर कोई अता पता नहीं होता। कोई जरूरी चीज खरीदनी हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, 30 रुपए दीजिए, नाला पार करिए। नाले के दूसरी तरफ करीब आधा दर्जन गांव हैं। कहने को तो इस जगह पर स्टील ब्रिज बनने की मंजूरी मिली थी, लेकिन वो क्यों नहीं बना, उसका जवाब अब पूरे सिस्टम को देना है। कुछ तस्वीरें इतने सवाल उठाती हैं कि उन्हें पूछने के वक्त उत्सुकता कम, शर्मिंदगी ज्यादा होती है, गुस्सा ज्यादा होता है। जो तस्वीरें अभी आपने देखी उन्हीं में से एक है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं इसका कारण सबको पता, लेकिन ये कभी दूर नहीं होती। कंधे पर लोगों को लादकर नाला पार करते लोगों की तस्वीरें दरअसल सिस्टम के लिए एक आईना है। कड़वी हकीकत हमारे लिए है।
सवाल बार बार वही कि आखिर विकास का दावा करने वाली सरकारें और प्रशासन जो कहता नहीं थकता कि उसने कहां तक कितना कितना विकास पहुंचाया, वो कहां है। अगर इस इलाके में ब्रिज बनने की अनुमति मिल चुकी है तो फिर भी ये नौबत क्यों है। अनुमति मिलने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इसके लिए कोई प्रयास वक्त रहते क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक तस्वीर तो हुई है जिसमें विकास लोगों के इलाकों तक पहुंचा नहीं है, मजबूरी आपने देखी, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां लोग खुद ऐसी स्थिति में अपने आप को डाल देते हैं। कल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में चिंगरा पगार में सैकड़ों लोग फंस गए थे। कई स्थानों पर सेल्फी लेने के लिए हादसे हमने दिखाए, जहां बीच उफनते पानी के बीच में खड़े होकर सेल्फी खिंचाने की होड़ होती। सवाल सरकार प्रशासन के साथ साथ आपसे हमसे भी है, आम लोगों से भी। जिस जगह सरकार विकास नहीं पहुंचा पाई वहां तो लोग जान जोखिम में डाल ही रहे हैं, लेकिन जिन जगहों पर आप पर्यटन के लिए या एक सेल्फी के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, ज़रा उस पर खुद भी विचार करें, ज़रा एक सवाल खुद से भी पूछ लें। तो यही इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद था। जान बड़ी कीमती है, अच्छे कामों में लगाएं, सेल्फी के लिए या खुद के पर्यटन के मज़े के लिए इसको जोखिम में ना डालें। आज के लिए बस इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप लगातार देखते रहें IVS 24। नमस्कार, शुभ रात्रि।